हेलो एवरीवन, मैं विश्वास सांकला हमारे इस चैनल द एड्यू पॉकेट पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको सॉल्यूशन क्या होता है वो बताया है, उसके टाइप्स बताए हैं ऑन द फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और मैंने अभी तक बताया है कंसंट्रेशन क्या होती है और कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए या फिर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जो यूनिट्स होती हैं वो बताई है। ओके स्टूडेंट्स, वो 10 फार्मूला वाला टॉपिक अभी तक अपन ने कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वैलेंसी फैक्टर यानी संयोजी कारक सिखाने जा रहा हूं। ध्यान रखना, वैलेंसी फैक्टर मेनली किस चीज के लिए काम आता है? वो काम आता है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट वेट यानी ईडब्ल्यू, तुल्यांकी भार, ये हमने आपसे बात की थी कि नॉर्मेलिटी जो है वो नॉर्मेलिटी के अंदर सबसे पहले था ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, फिर था ग्राम इक्विवेलेंट को ओपन किया था अपन ने वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट को जब ओपन किया था तब वो क्या था? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वहां पर मैंने आपको क्या कहा था कि वैलेंसी फैक्टर के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अच्छा टॉपिक, बड़ा टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो वी कैन से स्टूडेंट्स कि EW इक्वल किसके होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, अणु भार बट्टे संयोजी कारक। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन चल रहे हैं कि वैलेंसी फैक्टर आखिरकार होता क्या है। ओके, तो वैलेंसी फैक्टर को डिफाइन करने के लिए चलते हैं। आगे चले उससे पहले एक बात ध्यान रखना, पहले कह रहा हूं वैलेंसी फैक्टर कभी भी प्लस माइनस में नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो है, स्टार्टिंग के अंदर देख रहे हो आप, तो आप अभी से ही ध्यान रख लेना। दो चीजें साथ में याद कर सकते हो, मुझे ऐसा फील आ रहा है। वैलेंसी और वैलेंसी फैक्टर दोनों ही कभी भी प्लस और माइनस में नहीं होते हैं। ये केवल एक नंबर है, यह केवल एक संख्या है स्टूडेंट्स। ओके, तो तैयार हैं, सीखने जा रहे हैं वैलेंसी फैक्टर चीज क्या है। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स, वैलेंसी फैक्टर सीखना है हमें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंसी फैक्टर किसके लिए देखने जा रहे हैं? फर्स्ट फॉर एसिड्स। फॉर एसिड्स का मतलब हो गया अम्लों हेतु सीखने जा रहे हैं संयोजी कारक। ओके, चलिए क्या होता है फॉर एसिड्स वैलेंसी फैक्टर? देख लो, द नंबर ऑफ H प्लस आयंस which can be given by a acid molecule स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं एक अम्ल के एक अणु द्वारा, किसी अम्ल के एक अणु द्वारा त्यागे जा सकने वाले H प्लस आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है? एसिड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर। और एक खास बात, एसिड्स के लिए इस खास बात को ही क्या कहा जाता है? बेसिसिटी। क्या कहा जाता है? बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? क्षारकता। यानी आपको कोई पूछ ले कि अम्ल के लिए संयोजी कारक क्या होगा, आप उसे कह दें क्षारकता होगी। अब क्षारकता क्या होगी? किसी अम्ल के एक अणु द्वारा त्यागे जा सकने वाले H प्लस आयनों की संख्या। बस इतना ही कहना है आपको। आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेल मी द वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स। इट विल बी द बेसिसिटी। ओके फ्रेंड्स, और बेसिसिटी क्या होगी? द नंबर ऑफ H प्लस आयंस व्हिच कैन बी गिवन बाय अ एसिड मॉलिक्यूल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बेसिसिटी का मीनिंग देख लिया अपन ने। बेसिसिटी ही वैलेंसी फैक्टर है किसका? एसिड्स का। ओके, चलते हैं अब थोड़े एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक बात और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कई बार लोग इस चीज को कैसे याद रखते हैं? इस चीज को number of OH bonds present in a acid
मॉलिक्यूल, यानी किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित OH बंधों की संख्या ही। ओके फ्रेंड्स, कई बार लोग इसको भी ध्यान रखते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि जितने OH बॉन्ड्स होते हैं उतने ही H+ डोनेट किए जा सकते हैं, इसलिए बात एक ही है। ओके, चलते हैं अब कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए। एग्जांपल्स, ओके फ्रेंड्स, इधर मैं लिखूंगा एग्जांपल और एक साइड आ जाएगा एग्जांपल ऑफ एसिड्स और उधर मैं लिख दूंगा बेसिसिटी। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल एसिड्स का कौन से एसिड्स देखने जा रहा हूं, देखना आप। सबसे पहले सबसे फेमस HCl का कितना होगा बेसिसिटी 1। इसका मतलब सर ये HCl कितने H+ दे सकता है 1। H2SO4 कितने दे सकता है 2। H3PO4 कितने दे सकता है 3H+ दे सकता है। स्टूडेंट्स अच्छी बात, H3PO3 कितने दे सकता है, H3PO3 दे सकता है 3। नो स्टूडेंट्स, कितने दे सकता है 2। तो स्टूडेंट्स इसमें एक H था, एक दिया जा सकता है, 2 H थे, 2 H+ की फॉर्म में निकल सकते हैं, 3 H थे, 3 H+ फॉर्म के निकल सकते हैं, लेकिन यहां पर 3 H होते हुए भी केवल 2 ही H+ की फॉर्म में निकलते हैं। इसका मतलब गड़बड़ है ना। 3 H हैं, जा केवल कितने रहे हैं 2। क्यों, अभी देखेंगे स्टूडेंट्स, वेट एंड वॉच। एक बार H3PO2 भी लिख लेते हैं। 3 दिख रहे हैं, इसमें भी 3 नहीं जाएंगे, 2 नहीं जाएंगे, 1 जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, इनमें गड़बड़े क्यों आ रही है। H जितने उतने नहीं जा सकते क्या, जरूरी नहीं है। क्यों, सुन ले बात ध्यान से, H वही जाएगा जो सीधे O से जुड़ा हो। H वही जाता है किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, जो सीधे O से जुड़ा हो। O से जुड़ा हो, सर मुझे कैसे मालूम कितने H O से जुड़े हुए होंगे, इनमें स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक अलग वीडियो इसके लिए भी लाऊंगा, जिसमें एसिड्स, सारे एसिड्स ले आऊंगा जो आपके काम आएंगे। ओके, उनकी स्ट्रक्चर्स लेके आऊंगा और उनसे बनने वाले आयंस लेके आऊंगा, उनकी नेमिंग भी लेके आऊंगा, ताकि आपको सारी चीज एक साथ वहां क्लियर हो जाए। ओके, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको थोड़े से स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं इनकी, आप देखें, ध्यान दें स्टूडेंट्स। H2SO4 की स्ट्रक्चर देखें आप, रियल स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है H2SO4 की, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें। ओके, लेकिन बुक्स के अंदर अभी तक जो आया हुआ है वो क्या है, डबल बॉन्ड आया हुआ है। ओके, तो ये भी कर सकते हैं आप। फोकस लाएं अपना यहां पर, H ये रहा, H ये रहा, ये दोनों ही H सीधे किससे जुड़े हुए हैं, O से। तो लात खा के जाएंगे, यहां से चले गए किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में। यहां से भी चला जाएगा H+ की फॉर्म में। कितने H+ गए, 2 H+ गए। किसी एसिड से अगर 2 H+ निकलते हैं तो उसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2। ये देखिए, फिर अपन बात करते हैं H3PO4 की। ये देखिए H3PO4 के अंदर हमने क्या देखा है, 3 H ऐसे हैं। H3PO4 के अंदर क्या देखा हमने, 3 H ऐसे हैं जो सीधे O से जुड़े हुए हैं। देखो ये तीनों लात खा के यहां से जाएंगे H+ के रूप में चले जाएंगे। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 3। कोई दिक्कत नहीं है। H3PO3 की उधर दिखा रहा हूं, देखना है फ्रेंड्स। 2 H तो डायरेक्ट O से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक H ऐसा है जो सीधे O से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये यहां से लात खा के नहीं जाएगा। लात खा के जाने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो तो H को लात पड़ जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन पावरफुल एलिमेंट है, लात मार के मान लो भगा देगा इसको, तो H+ की फॉर्म में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, और फास्फोरस इतना पावरफुल नहीं है कि इसको लात मार सके। तो फ्रेंड्स आगे चल रहे हैं, आपने देख लिया यहाँ पे H3PO3 कितने H+ दे सकता है, 2, क्योंकि 2 ही H सीधे, 2 ही H ऐसे हैं जो सीधे डायरेक्ट किससे बॉन्डेड हैं, ऑक्सीजन से। H3PO2 की स्ट्रक्चर देखने जा रहा हूं,
देखिए केवल एक ही H ऐसा है जो डायरेक्टली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, एक ही H ऐसा है जो सीधे O से जुड़ा हुआ है, तो केवल एक ही H यहां से जाएगा H+ के रूप में। चलिए, तो हमने एसिड के लिए बेसिसिटी देख ली है। बेसिसिटी ही उसका क्या होती है, वैलेंसी फैक्टर होती है। क्षारकता ही उसका संयोजी कारक होता है, किसका, अम्ल का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं बेसिस के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं फॉर बेसिस, यानी चारों हेतु संयोजी कारक देखने जा रहे हैं। वैलेंसी फैक्टर फॉर बेसिस क्या करेंगे, वही सेम बात जैसे एसिड्स के लिए H+ की नंबर दी, उसी तरह से द नंबर ऑफ OH- ions which can be given by a base molecule. Friends, किसी क्षार के एक अणु द्वारा त्यागे जा सकने वाले OH- आयनों की संख्या ही OH- आयनों की संख्या, क्योंकि बेस क्या दे सकते हैं, OH- दे सकते हैं, तो OH- आयनों की संख्या ही बेस का क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। सर अभी तो आपने बताया था एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर जो होता है उसको बोलते हैं बेसिसिटी, तो बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर जो आ रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे, एसिडिटी। यहां पर मैं आपको बहुत खास बात बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, ये जो मैंने वर्ड लिखा है एसिडिटी, स्टूडेंट्स प्लीज 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 ये बात आप ध्यान रखना कि जो एसिडिटी होती है वो, ये एसिडिटी वर्ड बेसिज के लिए बना हुआ है, लेकिन जनरल लाइफ के अंदर लोग एसिडिटी जो वर्ड यूज करते हैं वो एसिड के लिए ही यूज करने लग जाते हैं। एसिड के लिए होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन बेस के लिए क्या होती है, एसिडिटी। तो इसलिए ध्यान रखना, एसिडिटी होती है बेसिस की और एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एसिड्स की। तो बात सुन लेना, एसिडिटी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, बेसिस के लिए। अब आपको कोई पूछे एसिडिटी होती क्या है, वही सेम बात, नंबर ऑफ OH- आयंस विच कैन बी गिवन बाय अ बेस मॉलिक्यूल, यानी बेस मॉलिक्यूल के द्वारा, क्षार अणु के द्वारा त्यागे जा सकने वाले OH- आयनों की संख्या को ही क्या कहते हैं। अब ये क्या है, क्या बताओ, ये हिंदी में, ये है हिंदी में अम्लता, और हिंदी में अम्ल हेतु अम्लीयता हो सकता है, अम्लीयता, और या फिर कहा जा सकता है अम्ल हेतु होता है अम्लीयता या अम्लीय सामर्थ्य, लेकिन क्षार के लिए होती है अम्लता। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डरना नहीं, चारों हेतु अम्लता, बेसिस के लिए एसिडिटी क्या होती है वो बता दिया। अब एग्जांपल्स की तरफ जा रहा हूं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखने जा रहा हूं, एग्जाम्पल बेसिस का। ओके, इस साइड लिखूंगा बेसिस और उस साइड में लिखूंगा उनकी एसिडिटी। बेसिस, सबसे पहले बेस लिया मैंने NaOH, बहुत फेमस है, कितने OH- निकल सकते हैं इसमें से, एक। अच्छा, अब आप बताइए मुझे कि अगर मैं MgOH का होल ट्वाइस लेता हूं तो कितने निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं। अगर मैं लेता हूं AlOH का होल थ्राइस तो कितने निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं। अगर मैं लेता हूं SiOH का होल 4, 4 निकल सकते हैं। लेकिन अगर मैं लेता हूं BOH का होल थ्राइस तो कितने निकल सकते हैं, 3। नो, गपला है यहां पर, गड़बड़ है यहां पर, 3 नहीं निकलेंगे, 2 नहीं निकलेंगे। यानी ये क्या अटपटा आ गया, जो ना तो 3 OH निकालेगा ना 2 OH निकालेगा, सर 1 निकालेगा, ये नो, एक भी OH नहीं निकालता है। अच्छा, 0
जीरो भी नहीं निकालता, मैं तो कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है, अच्छे से समझें, घपला गड़बड़ क्या बताने चाह रहा हूं स्टूडेंट्स। ये बेस है ही नहीं, बेस होता तो इसकी एसिडिटी होती ना, बेस होता तो इसकी एसिडिटी होती ना। ये बेस है ही नहीं, ये तो क्या है, एसिड। इसका मतलब यहां इस पर स्टार लगा रहा हूं, ये बेस ही नहीं है। किनारे ले रहा हूं इसको, ये तो हमारा नन्ना मुन्ना H3BO3 जिसे आप कहते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड स्टूडेंट्स, बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, ये अम्ल है। अम्ल है तो सर इसका मतलब इसकी क्या होगी, क्षारकता होगी। सर ये एसिड है, इसका मतलब इसकी क्या होगी, बेसिसिटी, ना कि एसिडिटी। अभी क्लियर किया था मैंने, आपके ध्यान रखना। आप इस वीडियो को बार बार देखें, जो पढ़ने वाले रियलिटी में स्टूडेंट्स हैं वो बार बार देखें और इस चीज को एकदम क्लियर कर लें, काम आता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बोरिक एसिड है तो सर एसिड है तो इसकी क्या होने वाली है, बेसिसिटी, यानी अम्ल के लिए क्या होती है, क्षारकता, यानी एसिड के लिए क्या होती है, बेसिसिटी। वो कितनी है सर इसकी, सर 3H है इसके पास, 3 नहीं होती इसकी बेसिसिटी। सर 2 निकल जाएंगे, 2 भी नहीं होती इसकी बेसिसिटी। इसकी बेसिसिटी सर 1 ही होती है स्टूडेंट्स। बोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड होने का मतलब ये केवल एक H+ दे सकता है ना। मैं तो कहता हूं ये खुद तो एक भी H+ नहीं दे सकता। पूरी बात सुनना, ये एक भी H+ नहीं दे सकता। क्यों, कैसे, ये बात मैं पूरी डिस्कशन करूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। बोरिक एसिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर मैंने इतनी बार इसका क्वेश्चन देखा है कि बोरिक एसिड जो होता है वो मोनोबेसिक एसिड होता है। वाई बोलकर बता देता हूं, समझाने का जो भी पूरा वीडियो है वो अलग से बोरिक एसिड पर लेकर आऊंगा। सुन लेना ध्यान से कि बोरिक एसिड खुद एक भी H+ नहीं देता जब वाटर में मिक्स किया जाता है। वाटर बेचारा अपना एक H+ निकाल देता है इसके चक्कर में। क्यों, ये क्यों नहीं देता, वेट एंड वॉच, वरना आप इस वीडियो में फिर क्या देखेंगे, इसे ध्यान रखना। इसकी जो बेसिसिटी 1 है ये किसकी वजह से है, जल के एक अणु के द्वारा एक H+ त्यागने के कारण होती है। यानी ये खुद की इसकी नहीं है, ये जल से त्यागवाता है, ऐसे समझ सकते हैं। जल से, वाटर से डोनेट करवा देता है एक H+, वो है इनडायरेक्ट बेसिसिटी भी कह सकते हैं। आगे की बात आगे करेंगे, अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्ट्रक्चर भी नहीं दूंगा अभी, वरना आप अगला वीडियो नहीं देखेंगे। बोरिक एसिड पर पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा वीडियो, ताकि आप अच्छे से सीख पाएं। क्वेश्चन आता है इसलिए। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखने जा रहे हैं 3rd नंबर पे, फॉर सॉल्ट्स, लवण हेतु या लवणों हेतु। अब देखने जा रहे हैं फॉर सॉल्ट्स वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, आप नॉर्मली तो ऐसा कह सकते हो, नॉर्मली टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। वन फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट क्या मीनिंग है, अच्छे से समझना ये। बाकी आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत, मैं आपको इजी वे में बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन एक बार नॉर्मल बता रहा हूं, कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं डेफिनेशंस का, उनके लिए थोड़ी सी बात बता रहा हूं। लवण के एक फॉर्मूला में उपस्थित, एक सूत्र में उपस्थित कुल धनावेश या ऋणावेश की मात्रा। ओके, चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंगे हम अभी, फॉर एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन मैं अपनी ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, ट्रिक कि आप सॉल्ट्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर। इजी ट्रिक बिल्कुल, सेम तो सेम,
डिफरेंट डिफरेंट तो मल्टीप्लाई, डिफरेंट तो मल्टीप्लाई, समान तो समान, अलग तो गुणा। क्या मतलब है, कैसे यूज करेंगे इस ट्रिक को? एग्जांपल्स की तरफ आ जाएं स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं सॉल्ट का। सॉल्ट कौन से ले रहा हूं देखना। फर्स्ट नंबर पे आपको पता ही है सबसे फेमस NaCl। इधर मैं इसका लिखूंगा वैलेंसी फैक्टर, संयोजी कारक। NaCl के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? सर ट्रिक लगाओ, ट्रिक देखना एक बार, देखना ट्रिक। पहले आपको बनाने इसके आयंस, Na+ और Cl- सर बना लिया। अच्छे से देख बेटा, Na पर +1 है, Cl पर -1 है। 1 1 1 1 सेम है, सेम तो सेम 1 आ गया, सेम तो सेम। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो आयंस बना लो फटाफट, Na+1 और SO4-2। गौर से देख लेना, इस पर है 1, इस पर है 1 और इस पर है 2, इस पर है 2, इस पर है 2। 1 और 2 डिफरेंट है सर ये तो मल्टीप्लाई करो। 1 × 2 कितना आया? 2। खेल खत्म। अगर आपको कहा जाए कि बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर Al2SO4 का होल थ्राइस, सर आयंस बना लो क्या? बिल्कुल बना ले बाबू। Al+3 एंड SO4-2। सर ये तो डिफरेंट नजर आ रहे हैं मुझे, ये क्या चीज देखनी है वो सुन लेना। 3 और 2 सर मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंट तो मल्टीप्लाई, 3 और 2 6। खेल खत्म। तो स्टूडेंट्स साल्ट के लिए नॉर्मली आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो चीज पहले बताई थी उसका मीनिंग क्या था कि टोटल प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। इसका मीनिंग भी मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, थोड़ा बता देता हूं। वैसे मैं ऐसे निकालना पसंद नहीं करता हूं, वैलेंसी फैक्टर इसका मैट्रिक लगाता हूं, उससे निकालता हूं। टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देख लें स्टूडेंट्स, यहां बता रहा हूं, ठीक है? कौन सी बात? ये बात अभी बताते हैं। देखो जैसे कि स्टूडेंट्स इसी को ले लेते हैं थोड़ा, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या मतलब है इसका? इस Al2SO4 का होल थ्राइस में एल्यूमिनियम कितने नजर आ रहे हैं अभी देखना। देखो ये ट्रिक लगा के आप अपना काम कर ले, ये उन महाज्ञानियों के लिए। Al+3 दो, ये देखो दो एल्यूमिनियम आयन है। यहां पर SO4-2 SO4-2 SO4-2। अगर आप टोटल पॉजिटिव चार्ज को देखकर निकालते हैं तो कितना आता है? 6। वैल्यू मिल गई 6। और नेगेटिव देखते हैं तो भी 2 2 4 2 6 आ रहा है वैल्यू। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर आप इस तरह से निकालते हैं तो भी आ जाएगा और इस तरह से निकालते हैं तो भी आ जाएगा। मैं तो कहता हूं ट्रिक से निकालें, आप आयंस बना लें और ये चीज देख लें, आराम से आपके पास वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा सॉल्ट्स का। ओके आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं किस चीज को? ध्यान से एकदम समझना है स्टूडेंट्स। कुछ स्पेशल साल्ट्स देख रहे हैं जिसके लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है। स्पेशल सॉल्ट्स के लिए वैलेंसी फैक्टर फॉर स्पेशल सॉल्ट्स कैसे निकालेंगे देखना। आपके दिमाग में फिटकरी नाम सुना होगा, फिटकरी दिमाग में आ रहा है। फिटकरी एक स्पेशल सॉल्ट है, फिटकरी। पोटाश एलम, पोटाश की स्पेलिंग आप अपने आप देख लेना, पोटाश एलम फॉर्मूला K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस N24H2O। ओके फ्रेंड्स, K2SO4 इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो इतने का। इसमें देखो एक लवण नहीं है, दो लवण, डबल सॉल्ट का एग्जांपल है ये, दो सॉल्ट एक साथ है इसमें। कैसे करेंगे इसको? इसका निकालो अच्छे से। इसके सर आयन बना लूं क्या? बिल्कुल बेटा आयन बना, K+ और SO4-2। सर अब क्या करूं बेटा? देख इसका पर्सनल निकाल, 1 और 2। सर ये तो डिफरेंट है तो 1 और 2 कितना आया? 2। इसके लिए तो 2 आ गया, ठीक है सर। इसका निकाल
सर अभी तो निकाला था, इसका 6 आया था। फिर भी लिख देता हूं Al+3 और SO4 -2, 3 इंटू 2 सर, डिफरेंट है ना इसलिए। कितना आया? 6। सर इसका 2 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। सर अब क्या करना है? अब बेटा डिफरेंट तो मल्टीप्लाई मत ठोक देना यहां पे। यहां डिफरेंट तो मल्टीप्लाई करके तूने 2 निकाल लिया, डिफरेंट तो मल्टीप्लाई करके 6 निकाल लिया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ना है बाबू। 2 + 6 कितना आएगा? 8। 8 आ गया। देखो इसका मतलब फिटाकरी का वैलेंसी फैक्टर कोई पूछ ले तो कितना आएगा? 8। ओके, अगले की तरफ देखते हैं। कार्नेलाइट नाम सुना होगा आपने, कार्नेलाइट। स्टूडेंट्स जल्दी से देखें आप, वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूं इसलिए आपको फटाफट सिखा दूंगा। KCl.MgCl2.6H2O आप किसी का भी निकाल सकते हैं। देखना कैसे निकालेंगे। इसका निकलेगा 1, मालूम है आपको। इसका निकलेगा 2। अब क्या कर दो? प्लस। कितना आ जाएगा? 3। K+1 और Cl -1 1 1 सेम से निकाल लेंगे, डिफरेंट तो मल्टीप्लाई करके 2 निकाल लेंगे, दोनों को अब जोड़ देंगे। कितना आया? 3। तो स्टूडेंट्स आप इजीली सॉल्ट्स का भी आराम से वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वैलेंसी फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे काम आता है। देखिए स्टूडेंट्स, वो वाला जो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर वैलेंसी फैक्टर पर निकालते हैं उसके लिए आपको रेडॉक्स रिएक्शन आना जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पर नहीं बताया है। ओके, मैं छोटी सी बात आपको और बता देता हूं। चौथा एक पार्ट और लेना चाहता हूं आप लोगों के लिए, फॉर आयंस। ये तो बहुत ही ईजी है। आयंस के लिए उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? ये तो बहुत ही ईजी है। आयंस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? उसके ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसका टोटल अमाउंट कर लो। टोटल अमाउंट सर क्या मतलब है इस बात का? लिख रहा हूं टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, सॉरी, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज यानी आवेश की कुल मात्रा। देखना एग्जांपल, इधर ले रहा हूं Na+1, इस आयन का वैलेंसी फैक्टर कोई पूछ ले तो 1। Cl- का क्या होता है सर? 1। SO4 -2 ओनली 2। -2 नहीं, वैलेंसी और वैलेंसी फैक्टर कभी भी प्लस माइनस में नहीं होते। तो आप आराम से, सर मुझे Al+3 का अलग से बताओ। अरे 3 होगा बाबू इसका। तो स्टूडेंट्स सारा खत्म कर दिया है। रेडॉक्स रिएक्शन में जो वैलेंसी फैक्टर निकाला जाता है वो मैं यहां नहीं सिखा सकता हूं, बिकॉज आपको रेडॉक्स के अंदर अगर आप सीखते हैं तो बेटर रहेगा। रेडॉक्स रिएक्शन में जो वैलेंसी फैक्टर होता है काम क्वेश्चंस में वही आता है खतरनाक लेवल पे, लेकिन उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी जरूरी है, इसलिए। ओके फ्रेंड्स, तो अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। अब तब तक के लिए पहले आपको बता देता हूं, तब तक के लिए आप ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन कितना भी आगे बढ़ सकता है स्टूडेंट्स। इसलिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छी पढ़ाई करें। हमारे इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। इस देशभक्त का आपके लिए अब जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।